अब हमारा हिंदी का परीक्षा होगा। आज तक इतना कोशिश कर नहीं पाया क्योंकि हिम्मत नहीं हुआ कि हिंदी में बोलने के लिए। तो कहीं गलत ना बोल जाएं, कहीं अंडरस्टैंडिंग में गलत ना हो जाए उसके। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन है इसी के ऊपर बोलूँगा, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और ये हम आजकल जहाँ भी जाते हैं, खास करके जवानों को ये स्लाइड्स दिखाते हैं क्योंकि बहुत जैसे आज सुबह मैंने कहा, हम लोग सोचते हैं कि परम पूज्य जी बहुत वेल नोन है दुनिया भर में, और परम पूज्य जी जाते हैं तो फिर हज़ार हज़ार लोगों से बात करते हैं तो लोगों को तिब्बत के बारे में पता होगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा ये सैटेलाइट इमेजेस है, हाथ से लिखा हुआ है, एक भी मैप नहीं है इसमें। तो सैटेलाइट इमेज से ही आप देख सकते हैं कि तिब्बतन प्लेटो जो है वो कितना बड़ा है। तो तिब्बतन प्लेटो में तो सबसे अफगानिस्तान से बर्मा तक आ जाता है, जहाँ इंडिया का हिमालय भी आ जाता है। बाकी का माउंटेन्स बहुत हैं, रिवर्स बहुत हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग अ, समझाने के लिए, समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इससे पता चलता है कि तिब्बत जो है वो बिल्कुल एशिया के मिडिल में है, बीच में है, इन द सेंटर ऑफ एशिया। तो इसके वजह से तिब्बत का जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन, इम्पोर्टेंस जो है, उसी से पता चल जाता है कि तिब्बत के आसपास में कितने देश है और इसका जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कैसे हो सकता है। हम लोग तिब्बती खुद पूजा करते हैं परम पूज्य दलाई लामा जी का लंबी आयु के लिए। और पहला लाइन जो है वो खंगरी रवे कोवे शिंघम दिर, और अंग्रेजी में इट्स मोर लाइक द हेवनली अबाउट द लैंड सराउंडेड बाय स्नो माउंटेन रेंजेस। तो तिब्बती में जो लिखा हुआ है वो हिंदी में कहा जाए तो तिब्बत जो है वो स्वर्गीय स्थान है जो बर्फीली अंचलों से सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो ये कैसे घेरा हुआ, ये भी एक सैटेलाइट इमेज है, हाथ से लिखा हुआ नहीं है। तो ये कन्याकुमारी से अगर लिया हुआ हो तो इससे आप पता चल जाता है कि तिब्बत का अल्टीट्यूड कितना ज़्यादा है। और अरुणाचल से ऑफकोर्स शुरू होता है यहाँ से। और फिर विदेश लोग तिब्बत में आना शुरू हुआ। और हम लोग तिब्बती में ये क्यों बोलता है कि तिब्बत जो है वो बर्फी अंचलों से घिरा हुआ है। तो साउथ में है हिमालयस, वेस्ट में है काराकोरम, नॉर्थ में है कुनलुन, और ईस्ट में बहुत सारे माउंटेन्स और वैलीज हैं। तो ऐसे तिब्बत को घेरा हुआ है। तो दूसरा जो है, वेस्टर्नर्स जो विदेशी लोग, तिब्बत के आसपास से नहीं मगर यूरोप से लोग तिब्बत में आना शुरू हुआ। आ, कुछ 16th सेंचुरी के लेट 16th सेंचुरी में तिब्बत से आया जेसुइट्स, चीन से यूरोप वापस जाने के लिए। फिर 17th सेंचुरी में वेस्टर्नर्स आना शुरू हो गया क्योंकि इन लोगों का मानना है कि तिब्बत में क्रिश्चियनिटी बिल्कुल फैला नहीं है, वो लास्ट फ्रंटियर है। तो तिब्बत में क्रिश्चियनिटी फैलना चाहिए। तो इसलिए ये लोग आना शुरू हुआ। और ये 1906 में एक अमेरिकन है, उसने एक किताब लिखा है तिब्बत द फ्रंटियर आउटपोस्ट। तो उसमें एक चैप्टर का नाम रूफ ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो शायद उसी समय से तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलना शुरू हुआ, या इससे पहले शायद हो। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि तिब्बत का आल्टीट्यूड जो है मीटर्स में 4880 मीटर्स है, और फीट में 1610 फीट। वो नासा के डेटा बेस के बेस किया हुआ तिब्बत का एवरेज अल्टीट्यूड है, वो भी एवरेज अल्टीट्यूड। और नासा का मानना यह है कि तिब्बत, दुनिया में काफ़ी प्लेटूस है मगर तिब्बत जो है सबसे ऊंचा प्लेटो है, हाईएस्ट प्लेटो ऑन अर्थ। और वहाँ माउंट एवरेस्ट जैसे होते हैं 8848 मीटर्स, 29,029 फीट। और कुछ लोगों को तिब्बत कितना बड़ा है वो भी पता नहीं है। तो हमको एक बार पूछा गया
एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कि कौन सा बड़ा है, तिब्बत या भूटान। तो हम उसको बताना पड़ा कि तिब्बत जो है वो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और चीन का जो है 9.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तिब्बत इज 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इस हिसाब से तिब्बत जो है 25% चीन का लैंड मास है। नेक्स्ट, ये भी एक दूसरा मैप है, उससे तिब्बत का ऊंचाई पता चलता है। तो ये कहा जाता है कि तिब्बत जो है, तिब्बत का प्लेटो जो है वो 50 मिलियन साल पहले, 50 मिलियन ईयर्स पहले, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टेक्टोनिक शिफ्ट के वजह से हुआ। और आजकल भी ये माना जाता है, जैसे ये जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका कहते हैं कि आजकल भी एक साल में हिमालय जो है 10 मिलीमीटर, जैसे नूडल नूडल का थिकनेस जो है उतना अभी भी आ, आ, उभर रहा है। और ह्यूमन हैबिटेशन, लोग वहाँ तिब्बत में 30,000 साल से पहले ह्यूमन हैबिटेशन हुआ करता था। ये तो साइंटिफिक रिजल्ट है, अगर बाद में कुछ और एक्सकेवेशन हो जाए, जियोलॉजिकल स्टडीज हो जाए तो उससे भी पुराना हो सकता है, मगर अभी तक का जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स है वो है। और आजकल, पहले एक बार 1932 में एक साइंटिस्ट ने, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने तिब्बत को थर्ड पोल बोलना शुरू किया, मगर उतना वाइड स्प्रेड यूज नहीं हुआ। तो आजकल चीन का एनवायरमेंटल साइंटिस्ट खुद बोलते हैं तिब्बत को थर्ड पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा तिब्बत में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स और परमाफ्रॉस्ट है। अब इसमें से कहा जाता है कि अंटार्कटिक और आर्कटिक के अलावा तिब्बत में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स, और यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यह कहता है कि तिब्बत में 46,000 ग्लेशियर्स हैं। और जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस यही कहता है कि वहाँ ग्लेशियल आइस जो है वो 14,500 क्यूबिक किलोमीटर तिब्बत में, हर जगह पूरा मिला के उतने आइस और परमाफ्रॉस्ट है। और ये भी कहा जाता है कि तिब्बत इज द क्लाइमेट रेगुलेटर इन द रीजन। तो तिब्बत के ऊपर जो जेट स्ट्रीम्स जाते हैं और एल नीनो का इम्पैक्ट जो होता है, एल नीनो का इम्पैक्ट मतलब पैसिफिक को वार्मिंग होना, गर्म होना, वो दो के वजह से भारत में कहाँ कहाँ गर्मी होता है वो तय हो जाता है। फिर डिप्रेशन सेट होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और भारत में आजकल ज़्यादा बारिश आना, कम बारिश आना, ये सब तिब्बत के मौसम से, जेट स्ट्रीम्स जो जाते हैं वहीं से तय होता है। और पिछले बार मैं ब्राज़ील गया था। ब्राज़ील जाने से पहले एक साइंटिफिक जर्नल को पढ़ा, और उसमें लिखा था कि आप सोचेंगे कि ब्राज़ील तो दुनिया के एक तरफ में है और तिब्बत दूसरी तरफ में है, और उसमें क्या कोरिलेशन हो सकता है। और उसमें साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया कि ब्राज़ील जो है वो अमेजोनिया, वो दुनिया का लंग कहता है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और तिब्बत जो है दुनिया का रूफ है। इसमें दोनों में क्या कोरिलेशन हो सकता है, इन लोगों ने स्टडी किया बहुत सालों का क्लाइमेटिक चेंज, और पता चला कि जब तिब्बत में ज़्यादा बर्फ़ होता है तो अमेजोनिया में कम रेन होता है, बारिश होता है, और तिब्बत में जब कम स्नो होता है, बर्फ़ होता है, तो अमेजोनिया में ज़्यादा बारिश होता है। ऐसे दुनिया के दूसरे कोना पे होते हुए भी एक दूसरे पे असर पड़ता है। इससे हमको पता चलता है कि कितना इंटरडिपेंडेंट है। और फिर अब एशिया में तो आज सुबह भी कहा गया, सीएम साहब ने भी कहा कि तिब्बत को वाटर टावर ऑफ एशिया माना जाता है। वो क्यों? अब इसमें देखा तो आप येलो रिवर को देख सकते हैं। येलो रिवर के ऊपर चाइनीज सिविलाइजेशन पैदा हुआ था, इज द क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। और वेस्ट में देखा तो इंडस और झेलम जो तिब्बत से निकलता है और फिर इंडिया के थ्रू से पाकिस्तान जाता है, वहाँ हरप्पन civilization हुआ। So two of the oldest civilizations are located on rivers that originate from Tibet. और फिर यांगसे जो है वो सदर्न चाइना को
अगर येलो रिवर और यांगसे रिवर नहीं होता तो चीन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो तिब्बत के पानी जो चीन में जा रहा है, ये एनवायरमेंटलिस्ट ये माना जाता है कि चीन का अंडरग्राउंड वाटर है वो 60% पोल्यूटेड है और सरफेस वाटर है वो 50% पोल्यूटेड है। तो तिब्बत का पानी बहुत बहुत आवश्यक है। और विजय जी ने भी थोड़ा कहा, उससे पहले अभी जो ब्रह्मपुत्र का बात कर चल रहा है उसका डाइवर्शन का भी बात चल रहा है। तो यहाँ भारत और बांग्लादेश को पानी ही नहीं मिलेगा जो तिब्बत से आते हैं। और मेकोंग रिवर जो है वो यांगसे यांगसे 1998 में बहुत बड़ा फ्लड हुआ था, वहाँ प्रॉपर्टी बहुत डिस्ट्रॉय किया, लाइफ बहुत लॉस्ट हो गया। तो उससे इन लोगों को समझना चाहिए कि अगर यांगसे के ऊपर अपस्ट्रीम रिवर में बहुत काम किया तो उसका असर क्या पड़ सकता है। और इस पिछले साल के जून में तिब्बत में एक बांध बनाने का विषय आया था, इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया क्योंकि तिब्बती लोग अपने घुटनों में बैठकर प्ली कर रहा था कि इसको मत बनाओ क्योंकि इतने सारे ज़मीन पानी के नीचे जाएंगे और फिर मोनास्ट्रीज कम्युनिटीज़ भी दब जाएंगे। फिर भी नहीं माना। तो अभी जो वो एक बांध जो है, एक डैम जो है वो 13 में से एक है, यांगसे का अपस्ट्रीम 13 बांध बनाने वाला है, उनमें से एक है। और जो भी अभी इसको चीन ने अगर ठीक से नहीं संभाला तो चीन खुद को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है भविष्य में। फिर मेकोंग जो है, मेकोंग तिब्बत से आते हैं, फिर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और 5 देशों में जाता है। बर्मा, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, 5 देशों में मेकोंग रिवर जाता है। और हम भी एक बार कंबोडिया गया, 2 बार कंबोडिया गया और वहाँ थाईलैंड और कंबोडिया में अभी नया नया कहानी शुरू हो रहा है कि लोगों का लाइवलीहुड कैसे चेंज हो रहा है क्योंकि चीन पानी को कंट्रोल कर रहा है तिब्बत के अंदर। तो जो भी रिवर्स पानी जो दूसरों देशों से जाता है उस जाने से पहले बहुत ही बांध बना के रखा है। वो आईसीटी ने एक रिसर्च किया हुआ है, उसका भी मैं बाद में दिखा देता हूँ। और दूसरा जो है इरावदी और सल्वीन, वो बर्मा में जाता है। और सांगपो आप सबको पता है, सियांग भारत में जो आता है वो अरुणाचल में। और चीफ मिनिस्टर साहब के वजह से 2 साल पहले जब हम टूटिंग गया तब हेलीकॉप्टर में गया हम लोग, और उस समय से हमको दिखने में आता है कि पानी जो तिब्बत से आ रहा है बहुत मर्की है, चाय का कलर है। और जो ट्रिब्यूटरीज जो है पासीघाट के ऊपर, ये एमपी साहब का कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ ट्रिब्यूटरीज प्रिस्टीन क्लियर है पानी। अब मैं जब टूटिंग पहुंचा तो वहाँ लोकल से पूछा कि ये कब से हो रहा है, और ये लोग बता रहा था कि 2017-18 से हो रहा है। अभी भी ये मानना है, अनाउंसमेंट तो चीन सरकार ने दिसंबर में किया क्रिसमस से पहले, मगर काम 5 साल पहले चल रहा था उधर। अब सैटेलाइट इमेज से हाइड नहीं कर सकते हैं, छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए इन लोगों को डिक्लेयर करना पड़ रहा है। तो बाद में बोलेगा कि शायद हम लोग 5 साल पहले प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया क्योंकि शुरुआत 5 साल पहले काम कर दिया था। तो उतना ही तो पता चलता है हम लोग जब टूटिंग जाते हैं अरुणाचल के ईस्ट में। और फिर एक रिवर है वो करनाली जो तिब्बत से आता है नेपाल में, और फिर गेंजेस से जॉइन होता है। गेंजेस भी आपको जानते हैं, वो कैलाश से आते हैं। फिर सतलज और इंडस दोनों पाकिस्तान। और हम जितने देश बता रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और चीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देशों है। तो हम लोग सिर्फ पानी का ही बात नहीं कर रहे हैं, भविष्य में पानी का सिक्योरिटी, सुरक्षा और खाना का सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी एंड वाटर सिक्योरिटी। कोई बोल रहा है कि दुनिया का तीसरा वर्ल्ड वार जो है वो पानी के ऊपर होगा। अगर वो सही है तो तिब्बत एक बहुत बड़ा बायो हॉटस्पॉट बन जाएगा। अब ये सियांग के ऊपर डैम जो अभी बता रहा है, उसमें विजय क्रांति ने 3 गॉर्जेस डैम का मैप भी दिखाया आपको। अब उससे भी 2-3 गुना
ज़्यादा पानी बांध के रखना पड़ेगा वहाँ। और ये हमने वो 50 मिलियन साल पहले ये बताया कि ये टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से ये तिब्बत उभर के आया है। अभी भी अर्थक्वेक जोन है, यहाँ बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं। और पिछले महीना इस महीना पिछले महीना जनवरी 7 को इसी महीना तिब्बत में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। चीन ने बोलने लगा 6.8, अब यूएस का जो है वो 7.1 है। अभी हमको ये पता लगा कि अगर 7 के ऊपर है तो डिज़ास्टर रिलीफ और जो भी देखना है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से वो ज़्यादा होता है, और 7 के कम करने से उसका देखभाल कम करना पड़ता है, इसलिए दे रिड्यूस इट बाय 0.3% ऑन द रिक्टर स्केल. Actually it should be supposed to be 7.1%, but they have designated as 6.8. So कहने का मतलब यह है कि ये सारा सेस्मिक जोन है, भूकंप कभी भी आ सकते हैं। और अगर सियांग के ऊपर इतना बड़ा बांध बनाएंगे तो कितने किलोमीटर पानी स्टोर करना पड़ेगा, और पानी में भी तो हवा जैसा नहीं है, उसमें भी वेट होता है। तो वेट वो अगर फॉल लाइन के ऊपर दबाएगा तो ज़्यादा भूकंप ट्रिगर कर सकते हैं। तो अगर इस डैम को इस साइज के डैम को कुछ हो गया तो हम सबको पता है अरुणाचल में क्या होगा, असम में क्या होगा, बांग्लादेश में क्या होगा, ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा। तो इसमें 10 देशों में और कोई एनवायरमेंटल साइंटिस्ट पर्यावरण का विज्ञान जो है वो ये भी बोलते हैं कि दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और उसमें से 2 बिलियन लोगों का जीना या लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधा या मोड़ के तिब्बत के पानी के ऊपर डिपेंड होता है। और ग्लोबल फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, रेन मेकर उसमें भी बताया, और हीट वेव्स जो यूरोप में होता है उसको भी तिब्बत के क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड है। अब ये आईसीटी ने एक रिपोर्ट बनाया है, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत, वेरी रिसेंटली 2-3 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले, और उसमें लिखा हुआ है कि 2000 से 193 हाइड्रो पावर डैम्स बनाया हुआ है या बना रहा है या प्लान में है। तो अभी हमारे जानकारी में इतने हैं 193, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हिस्ट्री का टाइमलाइन, हिस्ट्री का टाइमलाइन में विजय क्रांति जी का और हमारा में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करके कौन सा सही है, कैसे करना है। क्योंकि अगर हम लोग दूसरे जगह जाते हैं तो अलग बात है, मगर एक जगह एक प्रेजेंटेशन करके डेट अलग है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दिस इज जस्ट टू गिव यू एन, आपको एक ओवरव्यू तिब्बत का एनवायरनमेंट। ये सिर्फ पानी के ऊपर, सीएम साहब ने तो आज सुबह मिनरल्स के ऊपर भी बताया। कॉपर बहुत हैं तिब्बत में, चीन का जितने भी कॉपर जाता है वो तिब्बत से जाता है। लिथियम का फिलहाल एक नया खोल दिया है, दुनिया में सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा वाला लिथियम का माइन। और फॉर यूरेनियम, मर्क्यूरी, ये सब तो पहले से, गोल्ड वगैरह तो पहले से माइनिंग किया जाता है। और रेयर अर्थ, गैलियम, जर्मेनियम, जो मेटल्स है आजकल के जो टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं कंप्यूटर वगैरह में, तो वो भी ज़्यादा तिब्बत से मिलते हैं मिनरल्स। और चीन हमको हर बार ये बोलता है आपके सिक्योंग दुनिया भर जाते हैं, ये गलत बात बोलते थे, ये बोलते थे, वो बोलते थे, मगर तिब्बत में जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो हमको ऐसे मैसेज आते रहते हैं, मगर ये डेवलपमेंट सारा तिब्बती के लिए नहीं है, जैसे विजय जी ने कहा, वो सब चीन के लिए है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी जितने भी प्रोड्यूस करेंगे वो तिब्बती के लिए नहीं है। This is part of the program to transfer Western power to the eastern regions of Tibet, China.
वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और वहाँ उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वेस्टर्न रीजन से इलेक्ट्रिसिटी बना के ईस्टर्न रीजन तक ट्रांसपोर्ट करना है, वो भी इतना चीप नहीं है। वो चीन के खुद के एनालिस्ट में भी ऐसे लिखा हुआ है। तो आज इतने समय ज़्यादा नहीं है, maybe during the question answer session I can switch to English, but my Hindi is not very good, so I get stuck in conveying the message I need to convey. So thank you very much, Professor Ribu. We met in Tawang last, and I saw your wonderful exhibition, which Honorable Chief Minister also asked me to see in Tawang, which I did very gladly, and thank you for moderating.